ओके, लास्ट सेशन में भी मैंने कुछ एआई टूल्स के बारे में बताया था, एआई मॉडल्स के बारे में बताया था। आज हम उसी को थोड़ा सा डिटेल्स में और देखने जा रहे हैं कि क्या क्या होता है इसके बारे में। तो लास्ट टाइम मैंने जो एक्सप्लेन किया था, एआई का चार पोर्शन मैंने बताया था। एक होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एआई, जो सबसे बाहर का एरिया था जब मैंने डायग्राम बताया था। उसके अंदर होता है मशीन लर्निंग, जिसको एमएल बोलते हैं शॉर्ट में। उसके अंदर होता है डीप लर्निंग, जिसको डीएल बोलते हैं। और सबसे बीचों बीच में होता है जनरेटिव एआई। अब यहाँ पर जो डेफिनेशन लिखा हुआ है इसको देखो ध्यान से। पहला, एआई का डेफिनेशन क्या है? मशीन्स दैट एक्ट स्मार्ट लाइक ह्यूमंस। यानी कि एआई का अगर केवल नाम लेते हैं, उसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? ये ह्यूमन के जैसा जो काम करता है। जैसे कि हम डिसीजन लेते, हम कोई चीज को याद करके रखते, कोई हमसे कुछ पूछता है तो हम तुरंत उसका सही जवाब देने का ट्राई करते या देते। तो ये ह्यूमन जैसा बिहेवियर करता है, इसलिए इसको एआई बोलते हैं। मशीन लर्निंग इससे और एडवांस लेवल पे जब अंदर जाएंगे, सिस्टम दैट लर्न फ्रॉम डाटा। यानी मशीन लर्निंग वो टेक्नोलॉजी है जो डाटा से लर्न करती है, डाटा से सीखती है। डाटा क्या होता है? कुछ भी हो सकता है। लेकिन जैसे हमारे लिए डाटा क्या होता है? हम कैसे सीखते हैं? हम आंख से देख के सीखते हैं, सुन के सीखते हैं। अगर ऑब्जेक्ट अगर देखा जाए तो बुक्स है, बुक्स पढ़ के हम सीखते हैं। वीडियो देख करके, कंप्यूटर से हम लर्निंग करते हैं। तो हमारे पास डाटा बहुत डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और हम उससे सीखते हैं। लेकिन मशीन लर्निंग के डाटा क्या हो सकते हैं? जो एम्बेडिंग कोड होता है, क्योंकि ये तो मशीन है और मशीन जैसा ही समझेगा। तो एम्बेडिंग कोड के द्वारा ये लर्निंग करता है। तो एम्बेडिंग कोड क्या होता है? एक कंप्रेस्ड एक कोड निकाला गया है। जैसे कि मान लो कि आप अगर एक 1,000 लाइन टाइप करते हो इंग्लिश में, और आपको बोला जाए पढ़ने के लिए, तो आपको उसमें समय लगेगा 1,000 रो। वो पढ़ोगे तब तो उसमें समय लगेगा, टाइम लगेगा, और 100% आप याद भी नहीं रख पाओगे। लेकिन सेम वही टेक्स्ट अगर हम एम्बेडिंग करके इस एआई को, मशीन लर्निंग को देते हैं सीखने के लिए, तो वो बहुत एक छोटा सा हो जाता है। मशीन लर्निंग उसमें पैटर्न देख करके अंडरस्टैंड करता है। जैसे मान लो मशीन लर्निंग को ये पता नहीं कि डॉग क्या होता है और कैट क्या होता है, तो हम क्या करते हैं कि बहुत सारे डॉग और कैट की फोटो उसको देते हैं कि देखो ये 100 डॉग्स की फोटो है, ये 100 कैट की फोटो है। और उसके अंदर वो डाटा डाल देते हैं और फिर उसके बाद उससे पूछते हैं कि बताओ ये फोटो किसकी है। तो जरूरी नहीं कि वो डायरेक्ट बता देगा कि ये डॉग और कैट है। हो सकता है कि वो कंफ्यूज हो जाए, क्योंकि डॉग भी होते हैं तो अलग अलग होते हैं, साइज के होते हैं, अलग अलग शेप के होते हैं, जैसे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो हो सकता है कि उसके 100 मैंने फोटो डाला था डॉग के, और हो सकता है कि जो डॉग दिखा के मैं उसको पूछ रहा हूँ ये क्या है, और वो हो सकता है कि वो पैटर्न मैच करने में थोड़ा डिफरेंट हो रहा है। हो सकता है कि वो गलती से कैट बोल देगा, लेकिन मैं उसको बताऊंगा कि नहीं, ये डॉग है। तब वो अगली बार उसको फिर याद रखेगा। तो ऐसे धीरे धीरे क्या होगा, वो ट्रेनिंग करते जाएगा, कभी गलती होगी, अपनी गलती सीखेगा। फिर मुझे लगेगा कि नहीं, इसको और डाटा देना चाहिए, तो मैं और 100 150 डॉग के फोटो उसमें डालूंगा। उसके बाद वो इतना ट्रेंड हो जाएगा कि आप उसको फोटो दिखाओगे, ये क्या बोलेगा? डॉग है। फिर बोलोगे क्या है? ये कैट है। तो इस प्रकार से वो लर्न करता है। वीडियो से कर सकता है, इमेज से कर सकता है, टेक्स्ट से कर सकता है। और स्टोर कैसे करता है? एम्बेडिंग में करता है। वेक्टर डीबी होता है, वेक्टर डीबी में स्टोर करता है, ताकि इतने सारे डाटा को बहुत कम समय में रीड कर सके। तो उसके लिए टेक्नोलॉजी निकाली गई है एम्बेडिंग और वेक्टर डीबी। तो ये हो गया हमारा मशीन लर्निंग। और एडवांस अंदर जाते हैं तो डीप लर्निंग आता है। डीप लर्निंग के डेफिनेशन क्या है? एडवांस एमएल यूजिंग न्यूरल नेटवर्क। अब जैसे मशीन लर्निंग में मैंने बताया कि इसमें हम ट्रेनिंग देते, डाटा सेट के द्वारा हम उसको क्या करते? ट्रेन करते। और जितना ज्यादा वो ट्रेंड होते जाएगा, उसकी एक्यूरेसी बढ़ते जाएगी। लेकिन जो डीप लर्निंग है, वो मशीन लर्निंग का एडवांस है। इसका मतलब क्या होता है? कि मशीन लर्निंग का एक छोटा सा पोर्शन, जिसको आपने डॉग और कैट के बारे में सिखा रहे थे। हो सकता है कि आप बहुत सारे जानवरों के फोटो रखे हो, हॉर्स हो सकता है, कुछ और हो सकता है, और आप उससे ट्रेनिंग दे रहे हो। तो वो जो पोर्शन है वो एनिमल्स का ट्रेन कर लिया। लेकिन सेम वैसे ही हमने एक और मशीन लर्निंग तैयार किया, जो फ्लावर्स के ऊपर ट्रेनिंग हो रही। एक और मशीन लर्निंग हमने बनाया जो किसी और चीज में ट्रेनिंग हो रही। और ऐसे हमने कई लाखों करोड़ों मशीन लर्निंग के छोटे छोटे पोर्शन बनाए, इनको आपस में कनेक्ट किए। ये जो टेक्नोलॉजी है डीप लर्निंग। तो डीप लर्निंग जो होता है, मशीन लर्निंग का एडवांस होता है। तो न्यूरल नेटवर्क
ये जो न्यूरल वर्ड है, एक्चुअली में ये क्या होता है? न्यूरल, न्यूरल का मतलब होता है कि जैसे हमारा ब्रेन होता है, तो हमारे ब्रेन में बहुत सारी छोटी छोटी सेल्स होती है। और जितनी छोटी सेल्स होती है, तो जो भी हम देखते हैं, सुनते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन उसमें स्टोर होती है। या हम बोल सकते हैं कि एक प्रकार से उसकी ट्रेनिंग हो रही है। तो वो सेल्स की संख्या इतनी ज्यादा करोड़ों में है और वो आपस में जुड़ी हुई है, तो एक न्यूरल नेटवर्क हमारे ब्रेन के अंदर फैला हुआ है। और जितना ज्यादा हम ब्रेन को ट्रेन करते हैं, उसके हिसाब से वो डिसीजन लेता है, उसके हिसाब से वो जवाब देता है, उसके हिसाब से कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो सेम मशीन लर्निंग में छोटे छोटे मशीन लर्निंग के हम जो बना रहे थे, छोटे छोटे ट्रेनिंग दे रहे थे डाटा सेट के द्वारा, फिर इनको आपस में जोड़ दिए और काफी ज्यादा लाखों करोड़ों की मात्रा में इसको आपस में जोड़े, तो वो डीप लर्निंग बन गया। तो डीप लर्निंग क्या हो गया? एडवांस हो गया। तो जैसे डीप लर्निंग का मैंने और आगे बताऊंगा इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं। फिर इसके बाद सबसे ज्यादा एडवांस आता है जनरेटिव एआई। तो जनरेटिव एआई जो है ये बहुत ज्यादा एडवांस है। तो ये क्या करता है जनरेटिव एआई? जैसे कि अभी मशीन लर्निंग क्या हो रहा था कि एक पोर्शन को कुछ आप ट्रेनिंग दे रहे थे एनिमल का, और ट्रेनिंग देते देते समय लगा उसमें, लेकिन आपने इतना डाटा डाला, इतना ट्रेनिंग दिया कि आप कोई भी एनिमल का फोटो दिखाओगे वो बता देगा कि ये कौन सा एनिमल है। डीप लर्निंग उसका एडवांस हो गया। और जनरेटिव एआई क्या होता है कि वो आइडेंटिफाई करना, जवाब देना नहीं, बल्कि वो कुछ नया बना के दिखा देता है। तो जनरेटिव एआई का ही इस्तेमाल जो आप लोग देख रहे हो कि एआई से बने हुए वीडियो सोशल मीडिया में ट्रेंड हो रहे हैं, एआई से कोई फोटोग्राफ को एडिट कर रहा है ना? तो ये सब जो चीज है ये जनरेटिव है, जिसमें कुछ नया जनरेट हो रहा है, या तो इमेज बन रहा है, या टेक्स्ट बन रहा है, या वीडियो बन रहा है, या ऑडियो बन रहा है। तो कुछ नया बन जाता है। तो इसको बोलते हैं जनरेटिव एआई। तो एआई एक्चुअली में एकदम नया है ऐसा नहीं है, एआई बहुत पुराना है। लेकिन उसका जो एडवांस रूप अभी आज की डेट में दिखाई दे रहा है। तो जो सबसे पहले एआई होते थे, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट नॉर्मल टाइप के होते थे, जिसका एआई नाम ज्यादा फेमस नहीं था। तो मशीन लर्निंग आया, उसके बाद डीप लर्निंग आया, फिर जनरेटिव एआई आया। तो मैं एक एआई की सर्विस बता देता हूँ। वॉइस से टेक्स्ट कन्वर्शन एक एआई की सर्विस है। आप जो भी बोलते हो वो टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो जैसे चैट बॉट हो गया, जिसमें हम बोल के लेते हैं, या अलेक्सा हो गया, गूगल के जो डिवाइसेस वगैरह है, आप बोलते हो कि हे अलेक्सा प्लीज स्विच ऑन द टीवी टेलीविजन, तो तुरंत टीवी ऑन हो जाता है। आप बोल रहे हो वर्बली, तो कैसे समझ रहा है? तो वो एक्चुअली में क्या करता है कि जो आप बोल रहे हो स्पीच है, उसको वो टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है, और फिर वो सर्वर को भेजता है। सर्वर देखता है कि इसका इंटेंट क्या है और इसका क्या आउटपुट होना चाहिए, और उसके हिसाब से वो बताता है कि भाई टीवी चालू करने बोल रहा है। तो फिर वो सिग्नल जाता है कंट्रोलर को, कंट्रोलर तुरंत टीवी को सिग्नल देता है, टीवी ऑन हो जाता है। तो ये जो टेक्स्ट टू स्पीच टू टेक्स्ट सर्विस है, ये मैंने सन 1999 में यूज किया था। 1999 में और 2000 के आसपास जो माइक्रोसॉफ्ट का एमएस ऑफिस है, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट, इसमें एक फैसिलिटी आई थी स्पीच रिकॉग्निशन। और मेरे को जब ये दिखाई दिया, मैं उसका स्टडी करना चालू किया, मैं उसको चालू किया तो पता चला माइक की जरूरत है। मैंने माइक लगाया और फिर मैंने बोलना चालू किया, तो वो कुछ वर्ड्स लिख पाता था, बाकी नहीं लिख पाता था। उसके फिर रीजन ढूंढा कि कमरा बहुत शांत होना चाहिए, नॉइस नहीं होना चाहिए, तो फैन का आवाज है, कुछ है, उसको नॉइस से वो कुछ कुछ अलग समझ जाता है। सेकंड चीज है कि हमारा जो प्रोनाउंसिएशन होता है बोलने का, वो एक इंडियन इंग्लिश है, लेकिन वो जो सॉफ्टवेयर था वो एक्चुअली में यूएस इंग्लिश और वहाँ के एक्सेंट को समझता था। तो फिर वो चीज़ थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी मुझे, बट लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि ये सर्विस बहुत पहले से बनी। देन उसके बाद जब एम एस वर्ड में हम टाइप करते हैं, और टाइप करते करते हम जैसे कि 40-50 पेज बना चुके, और फिर भी टाइप कर रहे, तो कभी कभी क्या होता है कि दो तीन शब्द अगर मैच करता है किसी ऊपर के पैराग्राफ पे, तो वो सजेशन देता है कि भाई तुम ये पैराग्राफ लिखने तो नहीं जा रहे। और अगर वही पैराग्राफ को लिखने जा रहे हैं, तो आप सीधा टैब बटन दबा दो, वो उस पैराग्राफ को वहां पर तुरंत पेस्ट कर देगा। यानी कि वो प्रिडक्शन करने का ट्राई कर रहे हैं कि मैं टाइप कर रहा हूँ और वो प्रिडक्शन कर रहा है। फिर जैसे एनोमली डिटेक्शन हो गया, या फिर आप बोलते हो स्पेलिंग करेक्शन, ऑटो करेक्शन, वो भी उसमें आ गया था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि ये बहुत एडवांस होता गया, सर्वर बहुत महंगे हो गए, काम बहुत फास्ट हो गया, सेकंड्स में हो गया, और तब जाके ये एआई का ये रूप दिखाई दिया जो हमारे सामने आज की डेट में आ गया। अब इसका देखते हैं कि टाइप क्या है। ब्रॉड कॉन्सेप्ट, यानी कि एआई बहुत बड़ा है। एआई इतना बड़ा है कि उसके अंदर बहुत सारी चीज आती है। तो सबसेट ऑफ एआई यानी एआई का एक पार्ट है। फिर मशीन लर्न डीप लर्निंग जो है सबसेट ऑफ एमएल, यानी एमएल के ही अंदर का और एडवांस रूप है।
और सबसेट ऑफ डीएल यानी कि डीप लर्निंग का बहुत ही एडवांस रूप होता है। लास्ट सबसेट ऑफ डीएल। एंड हाउ इट वर्क्स, तो कैसे काम करता है एआई? रूल्स, लॉजिक और डाटा। यानी इसके अंदर डाटा होना चाहिए, दूसरा रूल्स होने चाहिए, और तीसरा लॉजिक होना चाहिए। जैसे कि चैट बोर्ड क्या एआई है? तो चैट बोर्ड में रूल्स होते हैं। तो जब हम कोई प्रॉम्प्ट डालते हैं, हम जो कोई मैसेज को टाइप करके डालते हैं कि हमें कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उसके कुछ रूल्स के साथ वो फॉलो करता है, सर्वर को भेजता है कुछ रूल्स। और सर्वर में तो क्या है, बहुत सारा डाटा है, तो उन डाटा में से फिल्टर करता है। कैसे करता है? लॉजिक के द्वारा। और फिर आपको एक आउटपुट दिखाई देता है, आप जो चाहते थे आपको वो इंफॉर्मेशन आपके स्क्रीन पे आ जाती है। तो ये एआई का वर्क करने का तरीका है। मशीन लर्निंग में जाएंगे तो लर्न पैटर्न फ्रॉम डाटा, यानी कि ये डाटा से पैटर्न को सीखता है। इसमें लर्निंग कैपेबिलिटी आ जाती है मशीन लर्निंग के कारण। तो यानी कि पहला वाला जो था उसमें रूल था, लॉजिक था, डाटा था, और वो काम चालू कर दिया। लेकिन वो वही काम कर रहा है, जो डाटा है वही आपको ढूंढ के दिखा रहा है, नया कुछ नहीं दिखाएगा। लेकिन मशीन लर्निंग में क्या होगा कि वो पैटर्न्स को देख करके लर्न करता है और तुरंत कैप्चर करता है सारी इंफॉर्मेशन को, जिसको बोलते हैं सेल्फ लर्निंग। तो ये एआई की सबसे बड़ी ताकत है, सेल्फ लर्निंग, जिसके कारण वो पावरफुल होता चला गया। फिर इसके बाद है यूजेस मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क। तो जैसे मैं डीप लर्निंग की बात करता हूँ, तो यहाँ पर क्या हो गया कि मशीन लर्निंग का जो पोर्शन था, जो लर्निंग कर रहा था, ऐसे बहुत सारे नोड्स को जब आपस में जोड़ा गया, कई लाखों करोड़ों, तो उसको डीप लर्निंग बोले। तो इसकी जो सुविधाएं हैं वो एक डिफरेंट हो गई। जैसे कि ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, वीडियो में से ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर लेना, इमेज में से ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करना, लैंग्वेज ट्रांसलेशन, बहुत सारी सर्विस है जो इसमें आती है। और फिर उसके बाद जनरेटिव एआई, जो नया डाटा जनरेट कर देता है, टेक्स्ट, इमेज, वीडियो। यानी ये जो जनरेट कर रहा है, इसका मतलब है कि सर्वर में वो डाटा है नहीं। अगर उसको आप कोई फोटो बनाने बोलोगे और वो थोड़ा समय लेगा और आपको एक फोटो बना के देगा, तो आप ये मत सोचो कि सर्वर में बहुत सारे फोटो थे, उसने एक फोटो को उठा के आपको दे दिया। नहीं, वो जनरेट करता है। वो जो हम प्रॉम्प्ट देते हैं उसके हिसाब से जनरेट करता है और एक आपको नया इमेज देता है, वो पहले से ऑलरेडी नहीं था। तो ये जनरेट करने की टेक्निक आ गई जनरेटिव एआई पे। इसके बाद डाटा रिक्वायरमेंट देखेंगे तो लो टू मीडियम, यानी कि एआई को काम करने के लिए डाटा कितना चाहिए? बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने चैट बोर्ड बनाया, मेरी कंपनी का एक लास्ट प्रोजेक्ट था। तो हमारे पास एक डाटाबेस था, और वो डाटाबेस में डाटा थे कस्टमर के। तो हमने उसमें व्यूज बनाए, एमएस इक्वल टेक्नोलॉजी का डाटाबेस था, और उसमें हमने फिर एआई चैटबॉट बना के काम चालू कर दिया। तो ये डाटा बहुत बड़ा है क्या? नहीं है, एक डाटा है, डाटाबेस है जो हमारे लैपटॉप में भी आराम से आ जाता है। तो इसमें डाटा बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, एक लो से मीडियम रहती है। मशीन लर्निंग में मीडियम लगता है क्योंकि इसमें थोड़ा सा इससे तो ज्यादा लगता है, क्योंकि इसको ट्रेनिंग देने के लिए हमको ट्रेनिंग डाटा सेट ज्यादा ज्यादा देते रहना पड़ता है, काफी समय तक देते रहना पड़ता है, तो थोड़ा डाटा बढ़ जाता है। लेकिन डीप लर्निंग में वेरी हाई डाटा, यानी डीप लर्निंग का अगर काम करना है तो हमें एक बहुत बड़ा सर्वर लेना पड़ेगा, और बहुत ही बड़ा सर्वर, एक डाटा सेंटर जैसे मैं बताया था, ये उससे भी काफी बड़ा सर्वर रख के हमको डीप लर्निंग का काम करना पड़ेगा। और एआई का बोलेंगे तो वेरी हाई, यानी पूरे दुनिया में माइक्रोसॉफ्ट, मतलब ये ओपन एआई पूरे दुनिया में सबसे बड़ा डाटा सेंटर अमेरिका में। तो ये तो बहुत ही बड़ा हो गया, जिसको तो कोई देश भी जल्दी नहीं बना सकता। यूएस ने अभी खर्चा करके बना लिया है और दुनिया में उच्च राज भी कर रहा है। तो जनरेटिव एआई के लिए बहुत ज्यादा ये चीज चाहिए, और अभी यही मार्केट में फेमस हुआ है। तो एआई बहुत पुराना है, लेकिन जनरेटिव एआई ये कुछ साल पहले पॉपुलर हो गया और मार्केट में आया, फ्री में मिला टूल, लोग यूज करना चालू किए और अवेयर हो गए कि ये क्या चीज है। कॉम्प्लेक्सिटी एआई लो है। अगर कोई व्यक्ति एआई में करियर बनाना चाहता है, एआई सीखना चाहता है, तो वो ज्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि लो है उसका। आपको थोड़े से उसके रूल सीखने हैं, आपको डाटा मैनिपुलेशन करना आना चाहिए, इंटेंट आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, कौन कौन से मॉडल कॉल होते हैं, उनके एंड पॉइंट्स कैसे कॉल करते हैं। आप एक बार थोड़ा सा अंदर जाते हो तो ये जल्दी आ जाएगा। तो चैट बॉट वगैरह बनाना या कुछ इस प्रकार की सर्विसेज को एप्लीकेशन में जोड़ना, ये सारी चीज आती है। मशीन लर्निंग मीडियम होता है। तो मशीन लर्निंग के लिए आपको थोड़ा सा नई टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेगी। डाटा सेट कैसे बनाते हैं, कैसे ट्रेन करते हैं, मॉडल कितने प्रकार के होते हैं, कस्टम मॉडल क्या होता है ना, ट्रेन मॉडल क्या होता है। तो इस प्रकार से ये सब थोड़ा बहुत नॉलेज आपको लेनी पड़ेगी मशीन लर्निंग में, जो कि एडवांस होता है। तो यानी एआई के ऊपर तो बीटेक का कोर्स होता है, मशीन लर्निंग के ऊपर भी बीटेक का कोर्स होता है। तो
12वीं के बाद आपको डिसाइड करना रहता है कि आपको एआई लेना है या मशीन लर्निंग लेना है। देन डीप लर्निंग आता है। डीप लर्निंग बहुत एडवांस लेवल हो गया। इसमें जाते हैं तो आप एक पूरा एआई का प्रोडक्ट बना सकते हो। अगर आप डीप लर्निंग सीख रहे हो और सीख चुके हो और उसमें आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो, इसका मतलब आप एआई का प्रोडक्ट बना रहे हो जो एआई बेस्ड है, एआई कैपेबिलिटी से भरा हुआ है वो। उसमें एआई की बहुत सारी सर्विस आप यूज करते हो और वो वैसे काम करता है, वैसे डिसीजन लेता है और उस ना तेजी से वो पूरा कोई भी फॉल्ट को पकड़ लेता है। और बहुत सारे इसमें सुविधा रहते हैं, ऑटोमेशन आ जाता है उसमें पूरा, ह्यूमन का इंटरेक्शन कम हो जाता है। तो ये डीप लर्निंग हो गई। और जनरेटिव एआई जो चीज जनरेट करने का काम करता है, तो जनरेटिव एआई बनाना तो बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि सर्वर ही मैं बताया ना कि पूरी दुनिया में एक ओपन एआई का सर्वर जो बहुत फेमस है, जिसमें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी और कई टन का पानी डेली लगता है कूलिंग करने के लिए। तो ये तो खैर नॉर्मल तो नहीं हो पाएगा, लेकिन फिलहाल हो सकता है कि एक दो कंट्री, चाइना डीप सीक करके लॉन्च किया है। डाउट है कि उसका खुद का सर्वर कहाँ पर है, कैसा है, मेरे को आइडिया नहीं। लेकिन अभी दो ही दूसरा सुना ही है, चाइना के पास डीप सीक और ओपन एआई का चैट जीपीटी है, जिसका एक्चुअल में सर्वर है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि मेन गोल क्या है। डिसीजन मेकिंग, एआई डिसीजन ले लेता है, ये प्रिडिक्शन कर देता है, आगे का भी बता देता है मशीन लर्निंग, क्योंकि इसको ट्रेनिंग इतना कर रहे कि वो ट्रेनिंग डाटा सेट से पैटर्न निकाल के बता देता है कि कल क्या होगा, या इसका जो आगे का पैटर्न्स क्या हो सकता है, ये आइडेंटिफाई कर लेता है। कॉम्प्लेक्स पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन जो है, ये डीप लर्निंग है। तो डीप लर्निंग क्या हो जाता है कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स होता है, जिसको बोलते हैं कि कोई फॉर्मेट नहीं है उसका, तो भी वो उसको रिकॉग्नाइज कर लेता है, आइडेंटिफाई कर लेता है। और जनरेटिव एआई जो है कंटेंट क्रिएशन करता है, यानी कि मेन गोल इसका होता है कि कंटेंट क्रिएशन, जिसमें इमेज हो सकता है, वीडियो हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है। अब जैसे यहाँ पर नीचे कुछ एग्जांपल दिया हुआ है कि आपका चैट बोट ऑटोमेशन जो करते हैं, ये सब एआई का पार्ट आता है। स्पैम फिल्टर हो गया, रिकमेंडेशन हो गया, ये मशीन लर्निंग आता है। रिकमेंडेशन बताया था ना कि अमेजन फ्लिपकार्ट में काम करते हो, आप कुछ खरीदारी करते हो, तो वो नीचे सजेस्ट करने लग जाता है कि आप ये भी कर दो, ये भी कर दो। आपका चॉइस, आपका हिस्ट्री को रीड कर लेता है और उसी प्रकार के प्रोडक्ट का प्रमोट करते जाता है। आप जब भी लॉग इन करोगे, तो आप जनरली जो प्रोडक्ट को सर्च करते हो वो आपको दिखाता है। जैसे यूट्यूब में आप वीडियो देखते हो, तो जनरली उस वीडियो को बार बार सामने दिखाता है जो जनरली आप देख रहे हो कुछ महीनों से, और पैटर्न आइडेंटिफाई कर लेता है। ये सब मशीन लर्निंग का काम है। डीप लर्निंग मतलब जैसे कि फेस रिकॉग्निशन हो गया, मोबाइल जैसे आपका फेस देख करके अनलॉक हो जाता है। स्पीच हो गया, स्पीच टू टेक्स्ट कन्वर्सन हो गया, लैंग्वेज ट्रांसलेशन हो गया, ये सारी चीजें डीप लर्निंग के पार्ट आते हैं। और जनरेटिव एआई में टेक्स्ट, इमेज, कोड जनरेशन, ये सब आता है। तो आप कोई भी जो टूल्स आते हैं उसमें भी आप जनरेटिव एआई का यूज कर सकते हैं। जैसे आपका जेमिनाई आई है, या जीपीटी, चैट जीपीटी है, एंथ्रोपिक है, तो इसमें भी आप ये सब इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे दिया, क्योंकि लास्ट टाइम इसके ऊपर मैं सेशन लिया था, तो मैं एक हाई लेवल पे ये चीज बता दिया। अब हम ये टूल के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो सबसे ज्यादा पॉपुलर टूल्स है वो है चैट जीपीटी। ये मार्केट में सबसे पहला टूल आया था और आज भी बहुत पॉपुलर फेमस है, बट लेकिन अभी और भी टूल आ गए। तो हम कंपेयर करते हैं कि कौन से टूल में कौन सी ज्यादा सुविधा दी है। और लगभग सभी टूल फ्री का यूज करने के लिए देते हैं, 100% नहीं, लिमिटेशन के साथ। तो बट उसको समझने के लिए हमें सारा चीज यूज करना जरूरी है। आप जस्ट सुन के तो आप नहीं समझ पाओगे, लेकिन आपको थोड़ा बहुत काम भी करना पड़ेगा। तो आप इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा चैट जी। जीपीटी मैंने बताया था कि आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो एज ए विंडोज एप्लीकेशन, और उसमें भी काम कर सकते हो। और आप डायरेक्ट क्रोम ब्राउजर पे चैट जीपीटी का वेबसाइट खोल के उसमें भी काम कर सकते हैं। तो अंतर ये रहता है कि जब आप उसमें बहुत सारा काम करते हैं, बहुत सारे कॉन्टेक्ट देते हैं, तो वो हैवी हो जाता है। तो आपका आपका जो गूगल क्रोम है वो एक्चुअली में भारी हो जाएगा, अगर आप इसको क्रोम में करते हैं, 4 जीबी तक पहुंच जाता है। तो डेस्कटॉप वाला मुझे पसंद आ रहा है, तो फिलहाल मैं दोनों यूज करता हूँ। कभी डेस्कटॉप ऐप करता हूँ, कभी ब्राउजर पे भी करता हूँ। और इस ये जो किसके द्वारा बनाया गया है, ओपन एआई। तो ओपन एआई एक कंपनी है जिन्होंने सबसे पहले इसको बनाया, चैट जीपीटी को। और ओपन एआई का 30% का हिस्सेदारी माइक्रोसॉफ्ट का है। तो माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई मिल करके आप बोल सकते हैं कि इसको डेवलप किए। और एआई पावर्ड कन्वर्सेशनल असिस्टेंट, यानी कि एक कन्वर्सेशनल असिस्टेंट है जो आपकी सहायता करता है बात करते हुए। आप कुछ बोलोगे वो भी बोलेगा, या आप उसको टाइप करोगे वो टाइप करके जवाब देगा।
तो आप उससे कन्वर्सेशनल कर सकते हो, एक असिस्टेंट होता है। फिर इसके बाद है यूज लार्ज लैंग्वेज मॉडल, LLM। तो ये क्या होता है, एक मॉडल्स होता है। तो जब भी एआई में आते हैं तो उसका जो मेन चीज होता है वो है मॉडल। तो ये जो मॉडल्स है एक्चुअली में, ये जो है, हम इसको ट्रेन करते चले जाते हैं, ट्रेन करते जाते हैं, और ये इतना ज्यादा ट्रेंड हो जाता है कि इसके बाद अपना खुद का दिमाग आ जाता है। तो इसकी डेफिनेशन देखो नीचे लिखी हुई है। एन LLM, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, इज अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट कैन अंडरस्टैंड, जनरेट, वर्क विथ ह्यूमन लैंग्वेज। यानी कि ये क्या करता है कि हमारी लैंग्वेज को समझता है। अब हमारी सारी लैंग्वेज को समझता है। आप इसको तेलुगु बोल दो, गुजराती बोल दो, इंग्लिश में टाइप करके बोलो, आपको जवाब देगा। और आप बोलो कि मेरे को इस लैंग्वेज में जवाब देना, वो उसी लैंग्वेज में जवाब देगा। आप बोल दो मेरे को हिंदी में समझाओ, हिंदी में समझाएगा। तो LLM का मतलब क्या होता है कि ह्यूमन की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, और जो आप बोल रहे हो उसके हिसाब से आपको काम करके बताता है। तो ये हो गया आपका चैट जीपीटी। तो इसके हेल्प से क्या कर सकते हैं हम? कोडिंग कर सकते हैं, राइटिंग, लिखने का काम, कंटेंट वगैरह राइट करके दे देगा। डेबगिंग कर सकते हैं, ऑटोमेशन कर सकते हैं। तो यानी कोड वगैरह में जो एरर आती है तुरंत बता देता है किसी क्या एरर होगी। और वर्क वाया वेब API ID इंटीग्रेशन, यानी कि वेब यानी कि क्रोम में भी काम कर सकते हैं, API भी इसका कॉल कर सकते हैं, और ID इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। तो इतनी सारी सुविधाएं देता है। लेकिन इसकी एक्यूरेसी 100% नहीं होती है। किसी भी अभी तक 100% तक कोई नहीं पहुंचा है। 92 के आसपास ही पहुंचे। इसका मतलब एआई अगर कुछ बोल रहा है वो सही बोलेगा, इसको बिल्कुल नहीं मानना है। क्योंकि इसकी एक्यूरेसी अभी तक 100 तो नहीं हुई है। किसी किसी को की तो 60-70% है और फेमस हो गया मार्केट में। कुछ की 80% तक चले गई है। तो इसके बाद भी हमें अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। हम नहीं मान सकते कि वो जो बोल रहा है वो सही है। अब इसको धीरे धीरे इसकी फैसिलिटी देखते हैं कि इसका लेटेस्ट मॉडल जो है 2026 का। अजय जी, मुझे एक्चुअली एक दो क्वेश्चंस थे। हाँ हाँ बोलो। मेरा मेरा पहला वो था कि कल आपने वो जो मॉडल डिप्लॉय का दिखाया ना, उसमें जो हाँ सर्विसेज वगैरह थे, एंड पॉइंट्स वगैरह थे। हाँ। अभी हम लोग जो डॉट नेट के सर्विसेज बनाते हैं तो उसको डिबग करने या यूज़ करने के लिए, टेस्टिंग करने के लिए पोस्टमैन और स्वैगर वगैरह यूज़ करते हैं API। हम्म। तो ये पोस्टमैन और स्वैगर हम लोग एआई के जो मॉडल्स है उसके एंड पॉइंट्स वगैरह के लिए भी, टेस्टिंग कर के लिए सकते, यूज़ कर सकते हैं। कर कर सकते। सकते हाँ, आप पोस्टमैन में उसके एंड पॉइंट्स वगैरह डाल दो। उसका जो सीक्रेट की है वो भी आप सेट कर दो। हैं। और उसके बाद आपका जो प्रॉम्प्ट डालना है वो अंदर बॉडी में आप डाल के जैसे सेंड करोगे, आपका उसका रिस्पॉन्स आपको पोस्टमैन में दिखाई देगा। जस्ट लाइक एपीआई, एपीआई एंड पॉइंट जैसे आप काम करते हो पोस्ट एपीआई, वैसे ही आप इसको कॉल कर सकते हो। ओके, और मेरा दूसरा क्वेश्चन ये था कि अभी हम्म, सपोज हम लोग कोई सराउंडिंग ऐप बनाते हैं जो एआई के मॉडल यूज़ करके बना रहे हैं, तो हाँ उसमें अगर हम लोग मशीन लर्निंग यूज़ कर रहे हैं उसके हाँ थ्रू एपीआई वगैरह हाँ मॉडल के, तो हाँ हम लोग का जो ऐप रहेगा उसमें भी तो डेटा वगैरह आता रहेगा, न्यू डेटा ये वो सब। हाँ तो डज इट ओवरराइड जो मशीन लर्निंग के जो मॉडल के जो डेटाबेस रहेगा उसको वो ओवरराइड करता रहता है, फीड करता रहता है, कि वो सब हाँ। वन वे ही रहता है लाइक? नहीं नहीं, हम सॉल्यूशन आर्किटेक्ट है। हम डिजाइन ऐसा करते हैं कि जैसे कि मान लो कोई क्वेश्चन आया और उसने डाटाबेस से डाटा निकाल के यूजर को दिखा दिया, या कोई किसी ने कोई जनरल क्वेश्चन पूछ दिया चैटिंग का, वो डाटा ला रहा है। लेकिन हम इस बीच में वेक्टर डीबी को सर्च भी करते हैं और उसको ट्रेन भी कर सकते हैं। तो धीरे धीरे जब आपका 1 साल 2 साल 3 साल होगा, तो आपका एक वेक्टर डीबी जो होता है, जो एआई के लिए आपने यूज करने के लिए रखा है, आपका खुद का पर्सनल डाटाबेस, एआई डाटाबेस, वो भी ट्रेंड होते जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि मॉडल तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो वही उसको सही जवाब दे देता है। तो अच्छा, मीन्स उसके वो लिए लेकिन अपने पास समय लगता है। उसका रेप्लिका रहता है अपना नहीं, खुद का रेप्लिका नहीं मॉडल। बोल सकते, वेक्टर डीबी बहुत छोटा चीज है। लेकिन हमारे कंट्रोल पे रहता है, हम उसको ट्रेन करते हैं। एआई मॉडल बहुत बड़ा है। तो एआई मॉडल तो बड़े सर्वर पे रहता है ना, जैसे मैंने बताया यूएस के सर्वर है हाँ, बड़े, उसमें है। तो वो देयर काफी में बड़ा देयर डाटा माइट में बी काम करता है। because there might be thousands of applications which might be using that model, और हम्म अगर उसका जो अंडरलाइंग डेटाबेस है, सब लोग हम्म। अगर उसको ओवरराइड करने लगेगा ट्रेनिंग डेटा प्रोवाइड करके, तो हाँ उसका एक्यूरेसी का कुछ बोल नहीं सकते ना, बिकॉज हाँ। पीपल में बी फीडिंग द डेटा विच में बी इनकरेक्ट एज वेल। करेक्ट करेक्ट। तो होता है कई बार, लेकिन उसके अंदर जो प्रोग्रामिंग की जाती है, एल्गोरिथम लगाते हैं, वो ट्रेनिंग भी मिलता है उसको। यानी कि अगर वो गलत कुछ किया या गलत डाटा कैप्चर कर लिया,
और गलत जवाब दे दिया, तो उसके बाद फिर उसको ट्रेन मिलता है। तो इनके जो इंजीनियर्स होते हैं ना, ट्रेनिंग डाटा हम्म, सेट बना बना के देते जाते हैं, और इनकी टेस्टिंग होती रहती है एक्यूरेसी की। और जो ये गलती करता है, गलत जवाब देता है, हमें ऐसा लगता है कि हमने क्वेश्चन पूछा है, गलत जवाब दिया, हमने बोला जाने दो। लेकिन एक्चुअली में इनके जो टीम है पूरी ना, वो हर प्रकार से टेस्टिंग करते रहती है। जब उनको लगता है कि पर्टिकुलर फील्ड का आंसर गलत दे रहा है, या इस सेक्शन में या कुछ डिफरेंट टाइप का प्रॉम्प्ट दे रहा है तो गलत दे दे रहा है, तो फिर उनका वो ट्रेनिंग डाटा सेट बना के फिर भेजते हैं उसके अंदर, फिर वो करेक्ट आंसर मेरा देना चालू मेरा कर देता है। बेसिक क्वेश्चन यही है कि लाइक कंज्यूमिंग एप्स जो रहते हैं, जो हाँ। मॉडल को जो कंज्यूम कर रहा है, वो जो एप्स रहते हैं, हाँ। दोज एप्स कैन नॉट ओवरराइड द मॉडल्स डेटा, राइट? नहीं नहीं, वो डायरेक्ट नहीं चीज कर प्रोवाइड सकते। करते हैं, गाइड नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन फिर भी ये मान के चलो कि बाहर के दुनिया के डाटा से सेल्फ लर्निंग कैपेबिलिटी के कारण एआई इतना आगे आया है। उसको बनाया ऐसा गया, अगर कोई कंपनी बैठ कर ट्रेन करेगी ना, तो ये अभी तक इतना नहीं आता, पॉपुलर नहीं होता। लेकिन ये क्या करता है कि वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन को भी कैप्चर करता है, और उससे भी सीखते रहता है, और एक नया डिसीजन लेता है। तो ये कैपेबिलिटी है एआई में, तभी वो इतना पावरफुल हो गया बहुत तेजी से। मीन्स वो ट्रेन करने वाला एक अलग ही सॉफ्टवेयर रहेगा ना, कि जिसके नहीं, थ्रू उनके वो टीम है ना, ट्रेनिंग उनके करते पास रहते तो हैं मॉडल। सर्वर है। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा ट्रेन कैसे करते हैं ना। ये सेशन मेरा बहुत एडवांस लेवल पे जाएगा। तो कैसे ट्रेनिंग डाटा सेट डालते हैं, मॉडल को कैसे ट्रेन करते हैं, पूरा फुल ट्रेनिंग मॉडल मॉडल कैसे लेते हैं, और अनट्रेंड वाला जिसको बोलते हैं कि सेमी ट्रेंड है, वो कैसे लेते हैं, और फिर हम कैसे ट्रेन कर सकते हैं, वो सब अभी आगे सेशन में बताऊंगा मैं। अभी कुछ रेस्ट्रिक्शन डाले रहेंगे ना उन्होंने, कि जो कंज्यूमिंग एप्लीकेशन है उनके मॉडल के, ऑल ऑफ देम कैन नॉट ओवरराइड देयर इंटरनल डेटाबेस, राइट? नहीं ऊपर नहीं, मैं अंदर क्या में बोल वो रहा हूँ, रेस्ट्रिक्शन नहीं डाले। आप कस्टम मॉडल लेके अपना डिप्लॉय करके अपना काम कर सकते हो। अगर आपको उससे मतलब नहीं कंपनी से, आप एक मॉडल को आपके लैपटॉप में डाल दो, या फिर आपके पास कोई एक छोटा सर्वर उसमें डाल दो, और आप उसको सालों साल तक अपने हिसाब से ट्रेन करो। वो भूल जाओ कि ओपन एआई क्या है, ये क्या है। आपका डाटा, आपकी ट्रेनिंग, और आपके लिए वो काम करेगा, आपका सिखाया हुआ रहेगा। आप ये भी कर सकते हो कि खुद का बना सकते हो। ओके, मीन्स उनका एज अ टेम्पलेट यूज करने का और अपना हाँ, खुद का वो एक बना। बना हुआ है, और जैसे कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं ना, गिट हब में पड़े रहते हैं, या हम कहीं से कोई निकाल लेते हैं और हम उसको यूज करते हैं, और फिर उसको मॉडिफाई भी करते हैं, क्योंकि आपको सोर्स कोड दे दिया ना वो, फिर आप उसको अपने हिसाब से डिजाइन करो। तो ऐसा इसका मॉडल भी मार्केट में अवेलेबल है, आप उसको लेकर के अपना ट्रेनिंग डालो। ओके, गॉट इट, थैंक्स। ओके, ठीक है। तो मैं आगे सब एडवांस लेवल पे बताऊंगा धीरे धीरे, अभी तो हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं बेसिक को पूरा जानते हुए। ओके। ओके। तो ये जो है जीपीटी के जो फीचर्स इसमें जो खास है, फास्टर एंड मोर एक्यूरेट देन प्रीवियस मॉडल। तो इसमें क्या होता है कि जो ट्रेनिंग चलती रहती है वो मॉडल अलग होता है, और जो मार्केट में लाइव हो गया वो अलग रहता है। जैसे एग्जांपल के लिए, अभी 5.4 जो है मार्केट में चल रहा है, तो आप ये मान के चलो कि 5.5 ट्रेंड लगभग हो चुका होगा, टेस्टिंग चल रही होगी। 5.6 एक अलग ट्रेनिंग अभी चालू होगा उसका। तो कंपनी बहुत आगे काम करती है, हमको मार्केट में आता बाद में। तो एडवांस लेवल पे काम चलते रहता है, जब उसकी टेस्टिंग हो जाती है, स्टेबल हो जाता है, तो फिर रिलीज रिलीज कर देते हैं कि भाई अब हमारा ये आ गया। तो ये जीपीटी के वर्जन आप देखे होंगे, मैंने तो देखा था 4.0 से चालू हुआ था, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 5.4 तक आ गया। तो ये मतलब है कि ज्यादा एडवांस है, ये आपके जवाब वगैरह थोड़ा ज्यादा एक्यूरेट देगा, ज्यादा स्पीड से देगा। तो ये फायदा होता है लेटेस्ट मॉडल पे। तो ये कंपनी इसमें काम करती रहती है। और स्ट्रांग रीजनिंग एंड कोडिंग कैपेबिलिटी इसमें होती है। मल्टी मॉडल है, यानी कि टेक्स्ट, इमेज, कोड अंडरस्टैंडिंग। अब देखो, चैट जीपीटी जो है ना, एक इस प्रकार का मॉडल है कि इसमें आप इमेज भी बना सकते हो, आप कोडिंग भी कर सकते हो, आप इसमें कुछ कंटेंट वगैरह जनरेट कर सकते हो, टेक्स्ट वगैरह का भी कर सकते हो। क्योंकि ये मल्टी मॉडल है, यानी कि जो जीपीटी का जो ये 5.4 है, ये इसके पीछे भी बहुत सारे मॉडल्स लगे होंगे। जब इसके पास जब क्वेश्चन आता है तो ये देखता है इंटेंट क्या है, और ये पर्टिकुलर उसके पास भेज देता है, भाई इमेज बनाना है, जनरेटिव एआई के पास भेज दो, वो बना करके देगा और मैं सामने दे दूंगा। ये भी काम करता है। तो मल्टी मॉडल इसको बोलते हैं, तभी जाके ये मल्टीपल काम कर पाता है। लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट, लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट का मतलब है कि जब भी हम भेजते हैं कुछ भी प्रॉम्प्ट वगैरह, उसके साथ बहुत सारी चीजें जाती है। जैसे आपके कोड में एरर आ गया, तो आपको तो पूरा कोड उठा के देना पड़ेगा, तो वो कॉन्टेक्स्ट बन गया। और जहां पर एरर है वो आपका एक्चुअल क्वेश्चन है कि भाई यहाँ क्या एरर है, इसको ढूंढ के बताओ कहाँ है। तो ये कॉन्टेक्स्ट हम भेजते हैं, और ये जैसे मॉडल एडवांस होता है, तो इसका कॉन्टेक्स्ट साइज बढ़ते चले जाता है, और ज्यादा से ज्यादा
डाटा को हम बेच सकते हैं। बेटर मेमोरी एंड पर्सनलाइजेशन, तो उसका इम्प्रूवमेंट करते रहती है कंपनी, ताकि वो लैपटॉप मोबाइल और इसमें भी बहुत अच्छे से चल सके, कम से कम कैपेसिटी में भी काम करे। ये भी इसमें बेनिफिट हो जाता है। वाई डेवलपर यूज द चैट जीपीटी। तो डेवलपर्स के लिए क्या फायदा होता है? कोड जनरेशन, फ्रंट एंड एंड बैक एंड। तो ये बैक एंड का भी व्यक्ति होगा, फ्रंट एंड का भी होगा, तो कोड जनरेट करेगा, प्रॉम्प्ट डालेगा, कोड आएगा, फिर उसको उठा के अपने प्रोजेक्ट में डालेगा और उसको रन करने का ट्राई करेगा। डेबगिंग एंड एरर फिक्सिंग, अगर काम करते करते कुछ उसमें इशू आ गया, अब उसको नहीं समझ में आ रहा क्या इशू है, तो वो क्या करेगा, उसको डेबग करेगा इसके द्वारा और एरर को फिक्स कर देगा। कोड रिव्यू एंड सजेशन, अगर हमने कोड किया है, चल रहा है, आउटपुट आ रहा है, लेकिन फिर भी आप कोड को उठा के दो और उसको पूछो कि भाई ये स्टैंडर्ड का है क्या, गार्टनर स्टैंडर्ड का, एंटरप्राइज ग्रेड का है क्या, तो तुरंत बताएगा नहीं इसको चेंज करो, अगर आपको एंटरप्राइज ग्रेड में जाना है तो ये कोड को थोड़ा छोटा करो, इस प्रकार से लिखो, परफॉर्मेंस बढ़ेगी। तो आपको सजेशन भी देता है। एपीआई इंटीग्रेशन हेल्प, अगर एपीआई का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, आप इसकी हेल्प ले सकते हो। डॉक्यूमेंट राइटिंग कर सकते हो। लर्निंग न्यू टेक्नोलॉजी क्विकली, क्योंकि जैसे कोई नया टेक्नोलॉजी सीखना है, तो आप इससे बहुत अच्छे से जल्दी सीख सकते हो। आप इससे क्वेश्चन करते जाओ, बताते जाएगा। आप बोलो कि भाई मुझे प्रैक्टिकल बताओ, ये सॉफ्टवेयर को मैं कैसे इंस्टॉल करूँ अपने लैपटॉप में, तो वो बताना चालू करेगा। आप उसको बोलो मुझे हिंदी में बताओ, वो हिंदी में बात करेगा। तो काफी पावरफुल टूल है, इसलिए ज्यादा पॉपुलर हो गया। और 30 से 60% डेवलपर टाइम बचा सकता है। तो जो डेवलपर डायरेक्ट अगर मान लो 10 घंटे में जो काम कर रहा है, एआई टूल से मेरे ख्याल से उसको 2 घंटे में परफेक्ट, बिना कोई एरर के, विथ क्वालिटी काम करना चाहिए, क्योंकि वो टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं। इंटीग्रेशन ऑप्शन इसमें क्या दिया हुआ है कि जैसे कि आप इसमें कैसे काम कर सकते हो, तो जैसे कि मान लो आप डायरेक्ट क्रोम में ओपन करके काम कर सकते हो, एपीआई वगैरह इसका इंटीग्रेट कर सकते हो किसी एप्लीकेशन में। मॉडल की वीएस कोड विजुअल स्टूडियो का एक्सटेंशन के रूप में काम कर सकते हो, यानी कि जो हमारा सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं जिस सॉफ्टवेयर में, उसमें इसको एक्सटेंशन ऐड कर दिए, तो वो काम करना चालू करता है। गिट हब को पायलट में इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो गिट हब को पायलट जब आप दिखाऊंगा मैं आगे चल के, तो उसमें सारे मॉडल आ जाते हैं। उसमें मतलब चैट जीपीटी भी आ जाता है, उसके जो मॉडल्स है लेटेस्ट वाले वो भी आएंगे, सोनेट आएगा, बहुत सारे मॉडल्स आते हैं। आप सेलेक्ट कर सकते हो कि मेरे को कौन से मॉडल को सेलेक्ट करना है, और उसमें काम कर सकते हैं। एजोर ओपन एआई सर्विस भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने लास्ट टाइम जो स्क्रीन दिखाया था एजोर ओपन एआई सर्विस का, तो आज टाइम मिलेगा तो फिर एक बार मैं उसको और दिखाऊंगा। अगर प्राइसिंग की हम देखते हैं यहाँ पर, तो फ्री प्लान जो है, ये ज्यादातर लोग यही यूज करते हैं, पैसा कौन देगा। लेकिन ये एक बेसिक एक्सेस मिला है, गो प्लान, 400 से 800 रुपये महीना। लेकिन वो बोलता है कि क्रेडिट कार्ड से आप जुड़ जाओ, अभी पैसा नहीं लूंगा 1 साल तक, 1 साल के बाद 400 500 जैसा भी यूज करोगे लूंगा। तो मैंने तो लगा दिया क्रेडिट कार्ड। अब 1 साल जैसे होने वाला होगा, तो ध्यान से मुझे उसको डिलीट करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो इस प्रकार का ये लोग पॉपुलर करने के लिए कुछ फ्री प्लान देते ताकि लोग उसमें जुड़े। तो ये अभी सबसे बेस्ट प्लान ये गो प्लान है। फ्री वाले में तो परेशान हो जाओगे, थोड़े देर में ही मना कर देगा कि भाई आपका कोटा खत्म हो गया, अब आप 24 घंटे के बाद ही यूज कर सकते हो। तो गो प्लान अभी सबसे बेस्ट है, जो मेरी टीम भी यूज कर रही है, मैं भी खुद यूज कर रहा हूँ। प्रोफेशनल में जाएंगे, प्लस में जाएंगे, तो ये बहुत ही फास्ट हो जाएगा और क्वालिटी बढ़ जाएगी, बट 1600 रुपये पर मंथ आपको देना पड़ेगा। प्रो में जाओगे तो 3000 रुपया प्लस, यानी 3000 मिनिमम है, उससे ज्यादा ही लगेगा। तो ये भी आप यूज कर सकते हो। अगर कोई बहुत ही बड़ा सॉफ्टवेयर बना रहा है, बजट का प्रॉब्लम नहीं है, तो वो प्रो पे जा सकता है। और एपीआई प्राइसिंग फॉर डेवलपर, तो इसको अगर मान लो डेवलपर यूज कर रहा है, जैसे कि मान लो मैं बताया था ना मेरे प्रोजेक्ट में GPT-5 मिनी यूज किया, क्योंकि ये चीपेस्ट है। यानी कि जो टोकन बनते हैं ना, जिसके मुझे पैसे नहीं होते, वो लो कॉस्ट के, तो मेरे को थोड़ा सस्ता पड़ता है और मेरा काम भी हो रहा है। एक्यूरेसी मेरे को जो चाहिए थी 70 80% वो मिल रही मुझे, तो मैं इसको यूज कर रहा हूँ। अगर मैं ये यूज करता तो मेरे बिल 3 गुना बढ़ जाते। जो महीने का 3000 का बिल आ रहा है, वो 9000 रुपये का हो जाता। तो मेरा काम हो रहा करके मैं GPT-5 मिनी चला रहा हूँ। हालांकि इसके पहले मैंने GPT-4 मिनी डाला था, क्योंकि और सस्ता था वो, लेकिन उसमें रिजल्ट गलत आ रहे थे, तो मुझे ये बदलना पड़ा मॉडल। तो ये भी मैं आगे प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कि ये मॉडल कैसे हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशन है, जैसे मे जनरेट इनकरेक्ट कोड समटाइम्स। अब वो सम टाइम में हम लोग को ऐसा लगता है कि हर बार वही रहता है। इसका मतलब है कि आप जीपीटी वगैरह यूज करके एक बार में उस क्वेश्चन पूछोगे और वो 100% सही जवाब दे देगा, या सही कोड बना के देगा, और आप डाल के भूल जाओ। ऐसा नहीं होता वो,
कोड आपके हिसाब से ही नहीं दे पाता। आप प्रॉम्प्ट गलत डालते हो। प्रॉम्प्ट सही भी डाले तो एक बार में सही नहीं देता, फिर बताना पड़ता है कि अरे इसमें ये नहीं है, इसमें ये नहीं चल रहा है। तो फिर बोलता है ठीक है मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ, ये डाल दो। और वो 100% नहीं होता है। फिर हमको बोलना पड़ता है ये भी नहीं चल रहा है। और ऐसे स्टेप बाय स्टेप जो है एक्यूरेसी तक जाते जाते हैं, और लास्ट में हमारा काम हो जाता है। कभी कभी 2 बार में होता है, कभी 10 बार हमको पूछना पड़ता है। तो ये चीज हो गया। और नीड ह्यूमन वैलिडेशन, यानी कि वो कोई भी काम करेगा आपको पढ़ना पड़ेगा। आप अगर उसे ईमेल का टेक्स्ट अगर लिखवा लिए तो आप उसको आराम से एक बार पूरा पढ़िए, देन उसके बाद सेंड करिए। मैंने कई बार हड़बड़ी में सेंड किया हूँ और गलती हो जाती है। तो अभी लेकिन मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि नहीं, वहां से जो भी आउटपुट आएगा ना, आप समय निकाल के उसको वैलिडेट करो, देन उसके बाद ही यूज करना है। सिक्योरिटी कंसर्न है, अवॉइड सेंसिटिव डाटा। ये बहुत बड़ी चीज है। आप अगर मान लो डेवलपर हो और आप कोई कोड वगैरह जनरेट कर रहे हो चैट जीपीटी से या किसी भी एआई टूल से, और जैसे वहां पर कॉपी पेस्ट कर रहे हो पूरे कोड को प्रोजेक्ट का, तो कई ऐसे कोड होते हैं जहां पर कुछ सीक्रेट की लिखी होती है। तो क्या करो कि वो सीक्रेट की है, उसको आप जैसे पूरा कोड है ना, उसको पहले एमएस वर्ड में पेस्ट कर लो या नोट पैड प्लस प्लस में पेस्ट कर लो। और कहीं पर सीक्रेट की है तो उसको आप मिटा करके स्टार स्टार लगा दो। अब फिर वो कोड को उठा के चैट जीपीटी पे हो। क्योंकि अगर आप उसमें सीक्रेट्स की, अपने सर्वर की डिटेल और कुछ क्रेडेंशियल अगर आप डाल देते हो, तो चैट जीपीटी तो कुछ नहीं करेगा। मेरे को नहीं लगता कि ओपन एआई के पास टाइम है कि आपका खोल के देखे। लेकिन क्या होता है कि कोई दूसरा व्यक्ति बोलेगा अरे यार मेरे को कोई सीक्रेट की मिल सकता है क्या, या ऐसा होता पूछेगा। और वो सेल्फ लर्निंग है, वो उठा के आपका दे देगा उसको। अच्छा इसकी बात कर रहे हो क्या, ये लो क्रेडेंशियल। तो इसीलिए मतलब ये सिक्योर नहीं है, तो सेंसिटिव डाटा उसमें बिल्कुल नहीं डालना है। डिपेंडेंसी रिस्क इफ ओवर यूज। अब ये टीम मेंबर में ये प्रॉब्लम आ रही है, इसका बहुत ज्यादा यूज करे तो डिपेंडेंट हो जा रहे हैं। जैसे इंटरनेट जब नहीं था, जब मैंने प्रोग्रामिंग चालू किया था, तो हम बहुत आसानी से सप्ताह भर में 40,000 50,000 लाइन आराम से बना लेते थे, कोड वगैरह करके। और हमारे पास कोई इंटरनेट था नहीं, ना कोई नोट्स था, ना किताबें थी, हमारे दिमाग था और हम बस कोडिंग करते थे। लेकिन बाद में इंटरनेट आया है जब, तो बहुत सारे लोग क्या किए, इंटरनेट को डिपेंड हो गए। आप आईटी कंपनी में इंटरनेट का स्विच बंद कर दो, सारे लोग अपना मशीन छोड़ करके बाहर निकल जाएंगे टहलने, जब तक इंटरनेट चालू नहीं होगा। एक भी व्यक्ति नहीं जो काम कर रहा होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऑनलाइन वाला काम नहीं हो रहा है, अरे विजुअल स्टूडियो आपके इसमें डला हुआ है, सॉफ्टवेयर का कोड आपके लोकल हार्ड डिस्क में, लेकिन काम नहीं कर पाओगे, आप छोड़ के चले जाते हो क्योंकि इंटरनेट की आदत हो गई। तो अब एआई की आदत हो जाएगी। अभी मैं इंटरनेट का बता रहा हूँ, अब एआई के ऊपर लोग डिपेंडेंट हो जा रहे हैं कि इसके बिना हम काम नहीं करेंगे। तो आजकल ऐसा हो जा रहा है। बेस्ट प्रैक्टिस क्या है इसमें, आपको क्लियर प्रॉम्प्ट देना है। मैं भी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के ऊपर सेशन रखने वाला हूँ, ताकि ये समझ सके कि हमको प्रॉम्प्ट कैसे देना है, कॉस्ट कैसे बचा सकते हैं, कम से कम प्रॉम्प्ट टाइप करने से हमारा रिजल्ट एक्यूरेट कैसे आ सकता है। इसके ऊपर मैं एक सेशन रखूंगा अगला। ब्रेक प्रॉब्लम इनटू स्टेप्स, ये भी इसमें एक प्रॉब्लम्स आती है। वैलिडेट आउटपुट, तो यानी कि आपको जो है कोई भी प्रॉब्लम है उसको स्टेप बाय स्टेप ही सॉल्व करना रहेगा, एक साथ वो पूरा नहीं देगा। वैलिडेट करना पड़ेगा आउटपुट को। यूज फॉर प्रोडक्टिविटी नॉट रिप्लेसमेंट, आप प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए इसको यूज करो। आप ये नहीं बोल सकते कि भाई मैं डेवलपर को ही हटा दूं, एआई से एआई अपने आप काम करेगा, ऐसा अभी तक तो नहीं हुआ है। लगते हैं डेवलपर्स। आप प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हो, कम समय में ज्यादा आउटपुट ले सकते हो। इसके लिए आप इस टूल को इस्तेमाल करो, ज्यादा अच्छा है। कंबाइंड विथ आईडी टूल, आईडी टूल का मतलब होता है जिसमें हम प्रोग्रामिंग करते हैं। वीएस कोड हो गया, विजुअल स्टूडियो हो गया, जेट बेंस हो गया। बहुत सारे ऐसे आईडी टूल्स होते हैं जहां पर हम कोड लिखते हैं। तो उसके साथ ये जुड़ के काम करता है। अब ये सेकंड एक पॉपुलर टूल्स यहाँ पर आ गया, गिट हब को पायलट। ये भी मार्केट में बहुत फेमस हो गया। अब ये एक्चुअली में है क्या चीज, ये देख लेते हैं। एआई कोडिंग असिस्टेंट बाई गिट हब एंड ओपन एआई। अब देखो इसमें भी पार्टनरशिप है। गिट हब एक अलग कंपनी है, ओपन एआई जो चैट जीपीटी को बनाया, और इन दोनों ने हाथ मिला लिया और गिट हब को पायलट बनाया इन्होंने मिल करके। और सजेस्ट कोड इन रियल टाइम। अब ये रियल टाइम क्या होता है, सजेस्ट कोड इन रियल टाइम, इसका मतलब है कि जहां आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो, आप वहां पर इसको ऐड कर लो, गिटहब को। इसका जो चैट होता है ना, इसका जो एक्सटेंशन होता है, आप अपने सॉफ्टवेयर में ऐड कर लो। और आप प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो और वो तुरंत सजेशन देगा, ऐसा नहीं, ऐसा करो। या आप उसको लिख दो कि भाई मेरे प्रोजेक्ट को चेक करके बताओ कि इसमें क्या चेंज करना चाहिए, इसमें क्या इशू है। तुरंत आपको बताना चालू कर देगा। आप बोलोगे ना भाई कर दो चेंज,
वो कर भी देगा फटाफट, आपके कोड को रिप्लेस भी कर देगा। ये नहीं है कि आपको बता रहा है और आप जाके कोड को रिप्लेस कर रहे हो, वो अपने आप भी रिप्लेस कर देगा। आप एक बार रन वन करके देख लो, रन हो गया, कमिट करके पुश कर दो। तो ये रियल टाइम होता है जो जुड़ के काम करता है। तो इसमें मतलब आईडी में आप इसको जोड़ सकते हो, तो वीएस कोड हो गया, विजुअल स्टूडियो हो गया, इसमें इसके एक्सटेंशन आते हैं, लाइब्रेरीज आती है, उसको आप जोड़ लो और ये आपका काम करेगा। और ये कोई भी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, जो प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज होती है ना, जैसे जावा स्क्रिप्ट, जेएस हो गया, पाइथन हो गया, सी शार्प हो गया, जावा हो गया, एंगुलर हो गया, रिएक्ट हो गया, नेक्स्ट जेएस हो गया, ये सबको सपोर्ट करता है। एंड थिंक ऑफ इट एज ऑटो कंप्लीट फॉर एंटायर कोड। यानी कि आप जो सॉफ्टवेयर बना रहे हो, और जैसे कि मान लो आपके सॉफ्टवेयर में 1,000 क्लास फाइल है, और आप उसको बोलोगे कि यार मेरा सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा है, कौन से क्लास फाइल से इशू है, क्या है, मुझे नहीं पता, वो बता देगा कि यहाँ पर ये चेंज करना है, यहाँ चेंज करना है। आप उसको कमांड दे दो, कर दो चेंज, कर भी देगा। तो यानी बहुत फास्ट काम करता है, सेकंड्स में। आप इसको बता बस दो कि मेरे प्रोजेक्ट को देखना चालू करो, वो पूरा फाइल को रीड करेगा और बताएगा कहाँ इशू है। तो ये थोड़ा सा ज्यादा पॉपुलर हो गया है, क्योंकि रियल टाइम में काम कर रहा है, इंटीग्रेट हो जा रहा है आसानी से। कैसे काम करता है ये? तो इसमें भी एलएलएम है। एलएलएम का मतलब ये होता है कि जो ह्यूमन की लैंग्वेज को समझ के और जैसा उसको जरूरत है वो काम करके दे दे। एनालाइज यूर कोड कॉन्टेक्स्ट, तो पूरे कोड कॉन्टेक्स्ट को एनालाइज कर लेता है। प्रिडिक्ट नेक्स्ट लाइन फंक्शन, तो बता देता है कि क्या लाइन होना चाहिए, क्या फंक्शन होना चाहिए, क्या इसमें चेंजेस होना चाहिए, प्रिडिक्ट कर लेता है। लर्न पैटर्न फ्रॉम द पब्लिक कोड। अब आप बोल रहे हो कि इसकी लर्निंग लर्निंग जो मिली है वो तो मिली है। अब जो दुनिया के लोग जो कोड कर रहे हैं वो उसको भी चुरा रहे हैं और वहां से भी सीख रहा है, और वो दूसरे व्यक्ति को पहुंचा रहा है वो इन्फॉर्मेशन। अच्छा तेरा ये कोड नहीं चल रहा है, चल मैं तेरे को देता हूँ, ये कोड लगा दे। तेरे को ईमेल भेजने का फंक्शनैलिटी नहीं पता, मैं तेरे को बना बना देता हूँ, ये लगा दे, तेरा मेल जाने लग जाएगा। तो कहीं ना कहीं से तो मिल रहा है ना उसको ट्रेनिंग। तो पब्लिक से भी ट्रेनिंग लेता है, सेल्फ लर्निंग जिसको बोलते हैं। और जो कंपनी है वो ट्रेनिंग डाटा सेट भी उसको देती जा रही है, तो वो भी ट्रेंड होते जा रहा है। तो ये मेरे को डाउट लग रहा है कि गिट हब जो है ना, एक्चुअली में ये रेपोजिटरी प्रोवाइड करता है, और दुनिया के बहुत सारी कंपनी गिट हब यूज कर रहे हैं, जहां अपने सोर्स कोड को रखते हैं और वो बोलते हैं मेरा कोड सेफ है। गिट हब ने सारे दुनिया के कोड को चुरा के ट्रेनिंग में डाल दिया मॉडल को। अब दुनिया के आप प्रोग्रामिंग इससे कराओ, बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं। कई हजारों लाखों इंजीनियर जो कोड की है निकाल लेते हैं लोग, और फिर वही बांटते रहते हैं, बताते रहते हैं कि देखो हमारा कोड जनरेट करके दे रहा है, बता रहा है। तो ये सब टेक्निक्स रहती है उसकी। तो राइट कमेंट्स कोड, को पायलट सजेस्ट और एक्सेप्ट मॉडिफाई, ये इसका फ्लो रहता है कि आप पहले तो कमेंट कोड करो, यानी कि आप चेट में बताओ, फिर को पायलट सजेस्ट करेगा, फिर आप उसको एक्सेप्ट करो, और मॉडिफाई का जैसे बटन दबाओगे वो चेंज भी कर देगा। तो ये इसके काम करने का एक फ्लो है, ऐसा काम करता है ये। की फीचर क्या है इसके? की फीचर में रियल टाइम कोड सजेशन देता है। रियल टाइम मतलब मैंने बताया था ना कि प्रोजेक्ट में जुड़ गया तुरंत आपका काम करेगा। फुल फंक्शन जनरेशन, आपको पूरा कोड बना के देता है जो डायरेक्ट चलेगा, आधा अधूरा नहीं करता, पूरा फंक्शनैलिटी बना के दे सकता है। मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट, आप कोई भी लैंग्वेज में इसमें काम करा सकते हो। कॉन्टेक्स्ट अवेयर कोडिंग, कॉन्टेक्स्ट अवेयर का मतलब होता है कि उसको बहुत सारा जब कोड वो रीड कर चुका है, फिर आप उसको क्वेश्चन पूछते हैं कि मुझे ये बताओ कहाँ पर है, या मुझे कहाँ चेंज करना है, वो डायरेक्ट बताएगा केवल यहीं पर चेंज करो, क्योंकि वो पूरा कॉन्टेक्स्ट को स्टोर कर लेता है, आपका पूरा कोड को, सीक्वेंस को, और फिर आपके जवाब तुरंत फटाफट देता है, आपका काम करके देता है। डॉक्यूमेंटेशन जनरेशन, जो डॉक्यूमेंट भी बना सकते हैं। टेस्ट केस जनरेशन, टेस्ट केस तो आज की डेट में बहुत हेडेक चीज है, डेवलपर लोग को तो आता ही नहीं टेस्ट केस लिखना। तो ये सारा चीज बना के देगा। टेस्ट केस मतलब दोनों के लिए है ना, टेस्टर के लिए भी है और डेवलपर के लिए भी है। डेवलपर यूनिट टेस्ट लिखता है तो उसको भी टेस्ट केस की जरूरत पड़ती है, और टेस्टर टेस्ट केस लिख के टेस्टिंग करता है तो उसे भी जरूरत पड़ती है। तो दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डेवलपर यूज केस मतलब डेवलपर के लिए क्या क्या फायदा है कि एपीआई को बहुत तेजी से बना लेता है। आपका जैसे कंट्रोलर है, आपका सर्विस लेयर है, बिजनेस लॉजिक लेयर है, वो सब बना के दे देगा। आपको सारे कोड दे देगा, आप उसको रन करके टेस्ट करो। और फ्रंट एंड डेवलपर के यूआई कंपोनेंट बना लेता है, जैसे लॉगिन पेज बनाना है या कहीं पर कोई लिस्ट पेज बनाना है, तो ये भी बहुत तेजी से डेवलप करके देगा। बग फिक्स एंड एरर, तो आपके बग वगैरह भी फिक्स कर देगा, एरर निकाल देगा। कन्वर्ट कोड, जैसे जावा के कोड को पाइथन में कन्वर्ट करना है, माइग्रेशन कितना बड़ा हेडेक हुआ करता था। आज अगर आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया जावा में, और उसके बाद में डिमांड आ रही कि नहीं भाई ये सॉफ्टवेयर मुझे पाइथन में चाहिए,
आप इससे कन्वर्ट करा लो, और जावा के प्रोजेक्ट को पूरा पाइथन में कन्वर्ट कर देगा। आपको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना पड़ेगा, टेस्टिंग करनी पड़ेगी प्रॉपर, लेकिन ऑटोमेटिक होगा। जबकि वो डेवलपर्स करते थे पूरे, और उसमें बहुत टाइम लगता था, बहुत सारे इशू आते थे, फिर एक एक इशू को रिजॉल्व करते थे, फिर टेस्टिंग में देते थे। अब ये काम जो है ऑटोमेटिक हो गया। तो क्रिएट यूनिट टेस्ट और राइट सिक्वल क्यूरी। तो जो कॉम्प्लेक्स सिक्वल क्यूरी होती है ना, जिसमें बहुत सारी कंडीशंस रहती है, एक अकेला डेवलपर पूरा दिन लगा देगा उसको लिखने में। आप लेकिन उसको समझा दो पूरा कॉन्टेक्स्ट क्या है, प्रॉम्प्ट दे दो प्रॉपर, वो आपको एकदम सेकंड्स में आपको क्यूरी बना के दे देगा, कॉम्प्लेक्स क्यूरी, मल्टीपल लाइन की, इमीडिएट दे देगा आपको। तो ये सब फायदा रहता है, इसलिए लोग इसकी तरफ भाग रहे हैं, इसको ज्यादा यूज कर रहे हैं। यूज केस क्या है इसमें, अगर कोई फ्रंट एंड डेवलपर है तो यूआई कंपोनेंट बना सकता है, सीएसएस वगैरह फिक्स कर सकता है, रिस्पॉन्सिव कर सकता है। बैक एंड डेवलपर है तो वो एपीआई बना सकता है, डीबी लॉजिक और माइक्रो सर्विसेज में काम कर सकता है। टेस्टर है तो वो टेस्ट स्क्रिप्ट लिखवा सकता है, ऑटोमेशन कर सकता है। और आर्किटेक्ट है तो डिजाइन पैटर्न्स वगैरह, स्ट्रक्चर है, या आर्किटेक्ट के डॉक्यूमेंट वगैरह है, या डिजाइन वगैरह है, वो सारा चीज इससे जनरेट कर सकता है, थोड़ी हेल्प मिल जाती है। पर बार बार बोल रहा हूँ कि इसकी एक्यूरेसी 100% नहीं है, कभी 80% रहती है, कभी 70 रहती है, तो हमें वैलिडेट करना पड़ता है, टेस्ट करना पड़ता है कि इसको हम आगे करें कि नहीं करें। और यहाँ पर जो टूल है जो सपोर्ट करता है, विजुअल स्टूडियो कोड, जो मार्केट में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, ओपन सोर्स है। विजुअल स्टूडियो जो लाइसेंस है 42,000, 2026 का रेट है, प्राइस है। लेकिन हम लोग यूज कर रहे हैं दोनों। जेट ब्रेन्स आईडी, ये भी जावा वगैरह की कोडिंग करने के लिए यूज होता है। अब गिट हब कोड स्पेस, ये भी एक आईडी है, इसमें भी प्रोग्रामिंग की जाती है। लेकिन यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि वीएस कोड में बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है, तो वीएस कोड ज्यादा कंपेटेबल है इसके लिए, गिट हब को पायलट के लिए। प्राइसिंग की अगर बात करते हैं तो फ्री ट्रायल जो है इसका लिमिटेड है, बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है, आधा एक घंटे में खत्म हो जाता है, और 1 महीना वेट करना पड़ता है। पता नहीं इतना कम क्यों दिया है। और इंडिविजुअल में मैंने अभी इसको लेने का प्लान किया हूँ, $10 पर मंथ, यानी 800 रुपये पर मंथ का। एक मैं अभी कल वल ले लूंगा इसको, ताकि हमारी टीम काम कर सके। और बिजनेस के हिसाब से लेना है तो $19 पर मंथ, ये और अच्छा है 19। तो मुझे अभी देखना पड़ेगा, 10 के लिए प्लान किया हूँ, बाद में लगेगा तो 19 वाला और एक लाइसेंस ले लूंगा। एंटरप्राइज तो और बहुत महंगा पड़ जाएगा, यानी कि जितना यूज करोगे उतना बिल आएगा। लेकिन ये लिमिटेशन में दोनों है, अनलिमिटेड नहीं है। वो ज्यादा यूज करने जाओगे तो स्लो हो जाएगा या बंद भी हो जाएगा। लिमिटेशन भी इसमें कुछ है। लिमिटेशन में जैसे कि मान लो इनकरेक्ट कोड कभी कभी दे देता है, सजेस्ट कर देता है, और ह्यूमन रिव्यू की तो जरूरत पड़ती है हर बार। सिक्योरिटी कंसर्न तो है इसमें कि आपका डाटा कह नहीं सकते। मेरे को गिटहब के ऊपर अभी भी डाउट है, क्योंकि वो पूरा डाटा वो कर चुका है, तभी जाके इतना पॉपुलर हुआ है इसका। नाउ ऑलवेज ऑप्टिमाइज, तो नॉट ऑलवेज ऑप्टिमाइज, तो यानी कि वो अच्छा कोड देगा परफॉर्मेंस वाला, ऐसा कुछ कह नहीं सकते। लेकिन हमको वैलिडेट करना पड़ता है, जो फास्ट देता है कोड आप दोबारा बोल दो, मुझे पसंद नहीं है, इसको मॉडिफाई करो, फिर से मॉडिफाई करेगा। तो एक टूल है, तो स्पीड बढ़ जाती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। एंड वाई डेवलपर्स लव कोपायलट, तो वर्क इनसाइड आईडी, मतलब डायरेक्ट जो आईडी रहता है उसमें आ जाता है। जैसे चैट जीपीटी में काम कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं कि कोड को उठाते हैं, विजुअल स्टूडियो से चैट जीपीटी में देते हैं, वो बोलता है कि ये कोड को चेंज करना, फिर यहाँ से कॉपी पेस्ट करते हैं वहां पर। तो इसमें क्या स्विचिंग करना पड़ता है, लेकिन ये क्या हमारे विजुअल स्टूडियो या वीएस कोड में इंटीग्रेट हो जाता है, और हमारे कोड को डायरेक्ट मॉडिफाई करता है। तो इसलिए थोड़ा सा पॉपुलर हो रहा है। सेव टाइम्स, डेली डेली समय बचा लेता है। इम्प्रूव कोडिंग स्पीड, हमारी स्पीड बढ़ जाती है। एंड ग्रेट फॉर बिगनर्स एंड एक्सपर्ट, तो ये अच्छा है, इसलिए मार्केट में पॉपुलर हो रहा है और ये ज्यादा चल रहा है। अब इसके बाद जैसे थोड़ा सा देख लेते हैं कर्जर एआई। थोड़ा टाइम हो रहा है क्वेश्चन आंसर का, मैं ये बता देता हूँ क्योंकि ये भी बहुत फेमस है। व्हाट इज कर्जर एआई? तो ये भी आपका जो है, ऐसा ही टूल्स है, डेवलपर इसको यूज करे, बहुत सारी कंपनी इसका लाइसेंस परचेस करके अपने टीम को दे रही काम करने के लिए। तो स्मार्ट कोड एडिटर है। आई थिंक ये वाला ज़्यादा बेटर है, कर्सर आईडी को पायलट। हाँ, अब ये मैं बताऊंगा कि ये क्यों बेटर है, क्योंकि ये स्मार्ट कोड एडिटर है। एडिटर है मतलब, जैसे वीएस कोड आप चालू करते हो ना, ऐसे ही इसका भी डाउनलोड कर लोगे तो ये खुद ही एक एडिटर है, जिसके अंदर आप प्रोजेक्ट बना सकते हो, कोड लिख सकते हो। तो वो क्या करता है कि पूरा प्रोजेक्ट को आपके अपने कंट्रोल में लेता है, और बहुत ही तेजी से आपके कोड को चेंज करना, डेबग करना, स्पीड बढ़ गई ना, क्योंकि वो तो खुद ही एक एडिटर है।
और बाकी जो इसके पहले को पायलट बताया वो प्लगइन है, वो हमें वीएस कोड में विजुअल स्टूडियो में ऐड करना पड़ता है, तो उसकी स्पीड परफॉर्मेंस कम हो जाती है। तो कर्सर एआई अपने आप में एक एडिटर है जिसमें आप सॉफ्टवेयर डेवलप करते हो, एंड इट हेल्प्स यू राइट फिक्स अंडरस्टैंड द कोड ऑटोमेटिकली। तो ये भी सेम अच्छा काम करता है। तो इट इज बेस्ड ऑन VS कोड बट विथ एआई इनसाइट्स नॉट एक्सटेंशन। तो VS कोड जैसा ही स्क्रीन है सेम वैसे ही दिखता है, मैं अभी दिखा भी दूंगा। और एआई इसमें काम करता है, तो ये एक्सटेंशन नहीं है, ये डायरेक्ट अपने आप में एक एडिटर है जिसमें हम काम करते हैं। अब इसमें देखते हैं कि इसमें क्या सॉल्यूशंस मिलता है। एआई राइट्स कोड फॉर यू, कोड राइट करता है। फिक्स बग्स इंस्टेंटली, तुरंत बग फिक्स कर लेता है। अंडरस्टैंड फुल प्रोजेक्ट, क्यों कर रहा है फुल प्रोजेक्ट, क्योंकि वो खुद ही एडिटर है। अब तो पूरा प्रोजेक्ट ही उसके अंदर डाल दिए, ओपन कर लिए, तो उसको तो पूरा एक्सेस है सारी फाइल का। तो वो हमसे मांगता भी नहीं फिर एक्सेस, वो डायरेक्ट फिर काम कर लेता है बड़ी आसानी से। और फीचर इसमें बहुत सारे, एआई कोड जनरेशन हो गया, स्मार्ट ऑटो कंप्लीट हो गया, कोड बेस अंडरस्टैंडिंग, मल्टी फाइल एडिटिंग, और एआई एजेंट। तो ये फीचर्स बहुत ज्यादा दे रहा है, इसलिए पॉपुलर है। बहुत सारी कंपनियां इसको लाइसेंस को लेकर के अपने टीम को दे रही है काम करने के लिए। सपोर्टेड आईडी, तो क्या क्या सपोर्ट्स कर रहा है, वीएस कोड को भी सपोर्ट कर रहा है, वीएस कोड जैसा ही है। और एक्सटेंशन भी है इसका, अगर मान लो कोई एक्सटेंशन के फॉर्मेट में करना है तो एक्सटेंशन, थीम, शॉर्टकट, सारा चीज इसके अंदर अवेलेबल है। और प्लेटफॉर्म में विंडो, मैक और लाइनेक्स तीनों में चलता है, तो कोई इसमें वो नहीं है। इंस्टॉलेशन प्रोसेस, यानी कि जैसे बोलते हैं ना कि इसका कोई भी हमको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ता है और उसके बाद उसको रन करके सेटअप चलाते, और फिर उसका आइकॉन बन जाता है और फिर हम स्टार्ट करके काम कर सकते हैं। सेम VS कोड जैसा ही है और लगभग उसी साइज का है, 130 MB के आसपास का है। आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करके आप इसको यूज कर सकते हैं। और प्राइसिंग में फ्री वाला जो है लर्निंग के लिए है, जीरो प्राइस है, बट उसकी बहुत लिमिटेशन होगी। प्रो 1600 रुपया पर मंथ है, $20 का। ये डेवलपर के लिए नॉर्मल यूज करते हैं इसको। प्रो प्लस बहुत ही हैवी यूजर के लिए है, जो बहुत ज्यादा लोड देना चाहता है या बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर बहुत कम समय में बनाना चाहता है। अल्ट्रा और महंगा आ गया, $16,000 पर मंथ, $200। और टीम मतलब कि पूरा टीम के लिए जो खरीदते हैं ना, पूरी टीम के लिए परचेस करेंगे तो फिर $3,200 पर मंथ। पूरी कंपनी के लोग उसमें काम कर सकते हैं। तो कंपनी भी कई बार बोल देती है कि भाई $3,200 पर मंथ लग रहा है, ले लो, अपने पास जितने भी 8-10 लोग हैं या 20-25 जितने भी, सबको लगा दो, इस पे काम करेंगे, तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। डेवलपर यूज केस में क्या है कि बैक एंड डेवलपर भी बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, क्रिएट एपीआई, डेबग एरर। और फ्रंट एंड डेवलपर तो यूज कर ही रहे हैं। तो क्यूए का भी यूज हो रहा है ना, आर्किटेक्ट का भी हो रहा है, तो सेम। बट इसमें अच्छा ये है कि ये पूरा अलग सॉफ्टवेयर है, जो पूरे प्रोजेक्ट इसमें हम बना सकते हैं और बहुत ज्यादा पॉपुलर है मार्केट में। रियल प्रोजेक्ट यूज केस, जैसे ई कॉमर्स का एप्लीकेशन बनाना है विदाउट कर्सर, अगर मान लो आप जैसे 200 लाइन अगर मैनुअल लिखोगे, 2-3 घंटा लगेगा। तो कर्सर में क्या है, आप बोल दो क्रिएट ऑर्डर एपीआई विथ वैलिडेशन, एंटर मारो, और एपीआई का पूरा कोड वोड लिख करके आपको दे देगा 1 मिनट के अंदर। और आप उसकी टेस्टिंग करो, आपका काम हो गया। तो 2-3 घंटे का काम कितने देर में कर रहा है, 1 मिनट के अंदर कर रहा है, सेकंड में। तो आप सोचो कि आपकी स्पीड कितनी बढ़ जाएगी इसको यूज करोगे। और इसका बेनिफिट वही है, फास्टर कोडिंग, लेस बग, अंडरस्टैंड बिग प्रोजेक्ट एंड सेव टाइम। तो ये इसकी मेजर बेनिफिट है जिसके कारण हम इसको यूज कर रहे हैं। लिमिटेशन सेम वही है, बी केयरफुल लिखा हुआ है। तो एआई कैन गिव रॉन्ग कोड समटाइम्स, डेफिनेटली, क्योंकि एक्यूरेसी किसी की भी 100% नहीं है। नीड ह्यूमन रिव्यू, और पेड प्लान नीडेड फॉर हैवी यूज। अगर हैवी यूज करना है तभी आप पेड प्लान लो, नहीं तो आप फ्री में काम कर सकते हो तो वही करो। तो ये हर मॉडल के साथ, हर एआई टूल के साथ आपको ये मिलेगा कि वो गलत काम भी कर सकता है, गलत कोड दे सकता है, और आपको इसके लिए प्रिकॉशन रखना है। कर्सर वीएस कोपॉइलट का यहाँ पर एक कुछ कंपैरिजन है कि एआई चैट जो है, कर्सर जो है, ये बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है, जबकि कोपायलट में लिमिटेशन है। और मल्टी फाइल एडिट, ये भी इसमें बहुत अच्छा सपोर्ट है, इसमें तो है ही नहीं, मल्टी फाइल एडिटिंग नहीं हो सकती एक साथ। कोड अंडरस्टैंड इसका बहुत डीपली है, इसका मीडियम लेवल का है। और आईडी इसका अपना खुद का एडिटर है, जबकि ये एक्सटेंशन के फॉर्म में है, आपको कहीं जोड़ना पड़ता है किसी और आईडी एप्लीकेशन में से। तो ये हमारा हो गया।